नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है माँ बाप का तिरस्कार। कृपया कहानी को समझने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रेखा अपने पति से बोली, अपने पापा से बोलो ना, वो गांव हो आए। पिछले साल तो 3 महीने तक गांव में रहकर आए थे, मगर इस बार तो बुढ़ा बुढ़िया यहीं चिपके बैठे हैं। बुढ़ा और बुढ़िया 2 महीने के लिए भी चले जाते तो मैं अपने भाई और बहन को यहाँ बुला लेती। लोकेश बोला, तुम तो जानती हो मेरा बाप कितना जिद्दी है, वह अपने मन की करता है, इसीलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। रेखा गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपने भाई और बहन के लिए कमरा खाली चाहिए बस। उनकी परीक्षा नज़दीक आ गई है, मैं उन दोनों को यहाँ बुलाकर कुछ दिनों के लिए उन्हें कोचिंग करवाना चाहती हूँ ताकि उनका पेपर अच्छा जा सके। लोकेश बोला, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे भाई और बहन के लिए कोई किराए का कमरा देख लेता हूँ, वह दोनों वहाँ रहकर पढ़ाई कर लेंगे। रेखा बोली, अपना घर होते हुए मेरे भाई बहन किराए के मकान में क्यों रहेंगे भला? और अगर उन्हें किराए के कमरे में रखा तो मेरे मम्मी पापा के सामने तुम्हारी क्या इमेज रह जाएगी? लोकेश बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर मम्मी पापा को गांव जाने के लिए मैं तो नहीं कह सकता, तुम ही कह दो। बात का असर होते देखकर रेखा बोली, पागल हो क्या? अभी हमारी शादी को पूरे 2 साल भी नहीं हुए, मैं उन्हें यह सब कहते हुए अच्छी लगूंगी क्या? तुम ही बहाने से कह दो ना कि गांव जाकर घर खेत संभाल आए। अपनी पत्नी के कहने पर लोकेश हिम्मत करके पापा के कमरे में गया, फिर बोला, पापा इस बार आप गांव जाकर खेत घर संभाल कर नहीं आए, साल में 1 बार तो वहां जाना चाहिए ना। उसके पिता ने कहा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी बेटा, मेरा भी मन कर रहा था। ऐसा करो, कल ही 2 टिकटें बुक करवा दो, मैं और तुम्हारी मम्मी गांव हो आते हैं। अगले ही दिन लोकेश के माता पिता गांव चले गए। उनके जाते ही रेखा ने अपने भाई और बहन को बुला लिया और उन्हें सास ससुर वाला कमरा दे दिया। मगर समस्या तो तब खड़ी हो गई जब लोकेश के माता पिता चौथे दिन ही वापस लौट आए थे। जब वह अपने कमरे में गए तो वहां सब कुछ बदला हुआ था। उनका सारा सामान एक कोने में रखा हुआ था। बेड पर अब नया गद्दा और बेडशीट बिछी हुई थी और उस पर रेखा के भाई बहन आराम फरमा रहे थे। पिता ने लोकेश को आवाज लगाई, मगर लोकेश घर पर नहीं था। रेखा दौड़ती हुई उनके पास गई और बोली, पापा यह मेरे भाई और बहन हैं, कुछ दिनों के लिए कोचिंग करने शहर आए हैं। जब तक यह यहाँ रहें तब तक आप और मम्मी जी स्टोर रूम में रह लो, मैं आपका बिस्तर वहाँ लगवा देती हूँ। ससुर ने बहू को गुस्से में घूरते हुए कहा, स्टोर रूम बहुत छोटा है बहू, उसमें ना कोई रोशनदान है ना कोई खिड़की है, तुम वहाँ अपने भाई बहन के बिस्तर लगवा दो, वो रह लेंगे वहाँ पर, मैं और मेरी पत्नी तो अपने कमरे में ही रहेंगे। रेखा जोश में बोली, इस कमरे में तो मेरे भाई बहन ही रहेंगे, आप दोनों को स्टोर रूम में रहना है तो रहो, नहीं तो कहीं और ठिकाना ढूंढ लो या फिर गांव चले जाओ। हरि प्रसाद बहू के तेवर देख चौंक पड़ा। वह अपनी पत्नी से बोला, देख रही हो लोकेश की माँ, तेरी बहू अपनी औकात दिखा रही है। लोकेश की माँ बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती बहू इस तरह बात करते हुए? यह तेरे ससुर हैं, तमीज से बात कर और हमारा कमरा खाली करवा दे, वरना जब लोकेश आएगा तो तुम्हारा बुरा हाल करेगा, समझी? वह हमारा अपमान होते नहीं देख पाएगा। रेखा बोली, लो वह आ गया आपका बेटा, करवा दो मेरा बुरा हाल। लोकेश को देखते ही हरि प्रसाद बोले, बेटा देखो तो बहू मुझे और तुम्हारी माँ को कह रही है, बोल रही है या तो स्टोर रूम में रहो या अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। लोकेश निर्लज होकर बोला, रेखा ठीक ही तो कह रही है पापा, मैंने तो सोचा था कि आप गांव से 2-3 महीने से पहले नहीं लौटेंगे, पर अब आ गए हो तो स्टोर रूम में एडजस्ट कर लो, कुछ दिनों की ही तो बात है। जब रेखा के भाई बहन चले जाएंगे तो आप वापस कमरे में आ जाना। अब यह लोग हमारे घर के मेहमान हैं, उनके लिए हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा।
एक लौते बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हरिप्रसाद जी और उसकी पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लोकेश की माँ बोली, ऐसा कर बेटा, तू अपनी पत्नी के साथ स्टोर रूम में एडजस्ट कर ले, हमें अपना कमरा दे दे, बुढ़ापे में छोटी जगह में हमसे नहीं रहा जाएगा। रेखा सारी हदें पार करते हुए बोली, माँ जी मेरा मुंह मत खुलवाओ, आप लोगों को स्टोर रूम में रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चलते बनो। हरिप्रसाद गुस्से में बोले, तुम लोगों को पता है यह घर मेरे नाम है। लोकेश बोला, तो क्या हुआ, जो आपका नाम है। आपने गांव की जमीन बेचकर घर खरीदा था, इसमें पुश्तैनी पैसा लगा है, इसीलिए मेरा भी इसमें पूरा हक है। हरिप्रसाद उदास होकर बोले, गांव में बचा हुआ खेत और घर भी तो तेरा ही है। बेटा तू मेरी इकलौती संतान है, मेरा सब कुछ तेरा ही है। अब बुढ़ापे में इज्जत नीलाम मत कर, बचे हुए दिन इज्जत के साथ जी लेने दे। लोकेश बोला, आप भी अपनी हैकड़ी छोड़ दो पापा, अब हमेशा आपकी नहीं चलने वाली, जो मिल रहा है उसमें संतोष कर लो। हरिप्रसाद की आंखें भर आई बेटे की ऐसी बातें सुनकर। बोले, तुझे शहर की हवा लग गई है बेटा, तुम्हारी आंखों में वह इज्जत और शर्म नहीं रही। जहां मेरी 2 टिकटें बनवा ला, मैं गांव चला जाता हूँ। लोकेश ने 2 टिकटें ला दी। हरिप्रसाद अपनी पत्नी के साथ वापस गांव लौट गए। माँ बाप के गांव जाने के बाद लोकेश निश्चिंत हो गया कि चलो टेंशन खत्म हो गई, मगर अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि उसके सामने बड़ी टेंशन खड़ी हो गई। कुछ लोग आए और लोकेश को घर के कागजात दिखाते हुए बोले, यह घर सब हमारा है, तुम्हारे पिता ने इसे हमें बेच दिया है, अभी खाली करो। लोकेश सदमे में आ गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर उन लोगों ने जबरदस्ती लोकेश का सामान घर से बाहर फेंक दिया। लोकेश सड़क पर आ गया था। आनन फानन में उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, फिर पिता से बात करने गांव के लिए निकल पड़ा। मगर जब वह गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि गांव की सारी प्रॉपर्टी भी हरिप्रसाद जी ने बेच दी है। खरीदने वाले लोग रसूख वाले लोग थे। सब कुछ बेचकर उसका पिता उसकी माँ के साथ गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था हरिप्रसाद अब कहाँ है। लोकेश निराश होकर वापस शहर आ गया। रेखा ने पूछा, क्या हुआ, बुढ़ा और बुढ़िया से बात हुई क्या? लोकेश बोला, बुढ़े ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फिर उसने रेखा को सारी बातें बताई। सारी बात सुनकर रेखा भी अपने किए पर पछताने लगी। वो बोली, अगर मैं ऐसा न करती तो शायद यह नहीं होता। उधर हरिप्रसाद जी ने दूसरे शहर में जाकर अपनी पत्नी के साथ एक अच्छे से वृद्ध आश्रम में शरण ले ली थी। अब उन दोनों पति पत्नी का बुढ़ापा बिना कष्ट के गुजरने वाला था। अभी तो उन्होंने पोते पोतियों का मुंह भी नहीं देखा था। क्या हरिप्रसाद जी ने सही फैसला लिया? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।